अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे। चंद चौंका देने वाले इंकिशाफात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इससे पहले शायद ही आपने बैंकिंग का मॉडल, बैंकिंग का निज़ाम इस तरह से समझा होगा। सो प्लीज बी विद मी। माय नेम इज हिलाल अहमद एंड लेट मी टेल यू, इन अमेरिका सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश हुआ है। ये अमेरिका के टॉप 20 बैंक्स में शुमार होता है। लाइक वी हैव इन इंडिया द बैंक ऑफ आईसीआईसीआई, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर का ये बैंक अमेरिका में माना जाता है। इस बैंक का क्रैश हुआ है। इस पर बैंक रन की प्रॉब्लम आयद हो गई, यानी लोगों ने इस बैंक के अंदर जितनी भी डिपॉजिशंस रखी थी, लोगों ने बैक वक्त उनको निकाला। क्यों निकाला, बैंक कैसे क्रैश हुआ, दैट इज नॉट माय टॉपिक। माय टॉपिक इज कि इस क्रैश होने से पूरी दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री पर एक असर पड़ गया। वैसे भी अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अगर अमेरिका को सर्दी लग जाए, पूरी दुनिया को जुकाम और नजला लाहक हो जाता है। बाय द वे, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द सुपर पावर। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उस पर नेगेटिव असरात पड़ गए और लोग सवालात करने लगे। छोटे दर्जे के लोग, बड़े दर्जे के लोग, एक आम शहरी भी और एक बिलियनियर भी ये सवाल करने लगा कि हमारी जो डिपॉजिशंस बैंक में होती हैं वो किस हद तक सेफ एंड सिक्योर हैं। कल को अगर बैंक का बैंक रन हो जाए, बैंक का दिवालिया निकल जाए, बैंक क्रैश हो जाए, तो एक आम इंसान की रकम कौन देगा। So for that we have to understand the working model of a bank. एक बैंक किस तरीके से काम करता है। For that let us take an example. Say for example ये एक बैंक है, this is a bank. यहां से डिपॉजिटर्स हैं, ये आम लोग भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, एनीबडी जो कि इस बैंक में एक अकाउंट खोल सकता है और इस बैंक के अंदर अपनी डिपॉजिशंस वो रखेगा। उसके पास जो कैश होगा वो इस बैंक में अपना कैश रखेगा। बैंक के पास ये जो कैश जमा हो जाता है, ये कैश बैंक उठाता है और इन्वेस्टर्स को देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। आप लोन लेते हैं, या बैंक इसी तरीके से खुद से भी इन्वेस्टमेंट्स करता है। बैंक्स बॉन्ड्स खरीदते हैं, बैंक्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर भी पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। और जब बैंक इनको पैसे देता है तो ये इनको इंटरेस्ट पर बैंक देता है, लोन देता है कि भाई अगर मैं तुम्हें 100 रुपया दे दूं, आपको 1 साल के बाद इस 100 रुपये के बदले में 110 रुपये देने हैं। दैट मीन्स 10% इंटरेस्ट रेट। और इसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट वापस आता है बैंक को, इट बिकम्स द प्रॉफिट ऑफ अ बैंक। और इसी तरीके से यहां से डिपॉजिटर्स जो होते हैं, ये भी अगर मखसूस मुद्दत तक इस बैंक में अपना पैसा रखेंगे, उनको भी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बट नॉर्मली बैंक उस लेवल के इंटरेस्ट रेट अपने डिपॉजिटर्स को नहीं देता है जिस लेवल की इंटरेस्ट रेट वो अपने लेंडर से लेता है। इसमें बहुत सारी बारीक बीनियां हैं, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं टू मेक दिस कॉम्प्लेक्स थिंग वेरी इजी। ये बैंक का एक मॉडल है, बैंक किस तरीके से काम करता है। नाउ we will go to another topic, that is बैंक असल में काम आजकल की दुनिया में किस बेस पर करता है। बैंक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ करेंसीज। मिसाल के तौर पर इंडिया की करेंसी रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, सऊदी अरबिया की रियाल है, इसी तरीके से बाकी मुल्कों की भी अपनी अपनी करेंसीज हैं। व्हाट एक्चुअली करेंसीज मीन?
करेंसीज एक्चुअली रसीट्स होती हैं। ये आसान एक किस्मुक रसीद यथ वनान रसीद होता है, ये रसीद देता है उस कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक होता है। से फॉर एग्जांपल इन इंडिया इट इज आरबीआई, इन अमेरिका इट इज फेडरल रिजर्व। ये रसीट्स फराहम करता है। अब आरबीआई की रसीट्स को रुपी कहते हैं, फेड की रसीट्स को डॉलर्स कहते हैं। लेकिन ये रसीट्स किस चीज की होती हैं? आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल मेरे जेब में एक नोट है, ये 20 रुपये का नोट है मेरे जेब में। इस पर लिखा हुआ है, इसके फ्रंट पेज पर अगर आप भी अपना कोई नोट जो आपके जेब में होगा वो बाहर निकालेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि आरबीआई के गवर्नर अलोंग विथ हिज सिग्नेचर सर्टिफाई करते हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। यानी कि ये नोट, ये रसीट जिस बंदे के पास है, मैं वादा करता हूं कि उसको मैं इस रसीट के बदले में 20 रुपया देता हूं। बट व्हाट इज रुपया? एज आई सेड, व्हाट इज करेंसी? एक्चुअली, लॉजिकली, करेंसी मीन्स रसीट, रसीट ऑफ ए गोल्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पुराने जमाने में जब ये करेंसीज नहीं हुआ करती थी, लोग चीजों के बदले में चीजें खरीदा करते थे। उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम, वेयर यू बाय थिंग्स आउट ऑफ थिंग्स, चीजों के बदले में चीज। मेरे पास चावल है, आप मुझे दाल दे दो। मेरे पास इसी तरीके से चावल है, आप मुझे लेदर दे दो। दिस इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। लेकिन उस वक्त स्टैंडर्ड वैल्यू जो किसी चीज का हुआ करता था, दैट वाज ईदर द गोल्ड और सिल्वर। और भी कोई मेटलिक चीज हो सकती है, बट दीज टू थिंग्स थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये स्टैंडर्ड वैल्यू रही है, उनको वैल्यू किया गया है और चीजों को इन्हीं बुनियादों पर नापा जाता था until we reached in the very beginning of 20th century। 20वीं सदी तक यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। देन मुल्कों ने ऐसे मुआहदे किए वायर इन दे डिसाइडेड कि भाई काम करते हैं हम, लोगों के पास ये जो गोल्ड है, लोगों के पास ये जो सिल्वर है, इसकी वजह से खरीदो फरोख्त करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। अब मुझे मिसाल के तौर पर आधा ग्राम गोल्ड देना है दुकानदार को, उससे अनाज लेना है। आधा ग्राम जो गोल्ड है ये उसको देना, उसको कट करना एक मुश्किल काम हुआ करता था। अब बता दिया गया कि भाई एक काम करें, एक इदारा कायम करते हैं, एक इदारा कायम करते हैं। दिस इज द इदारा। इस इदारे के पास हम सारा गोल्ड रखेंगे, हम इसके पास सारा गोल्ड रखेंगे और ये इदारा उस गोल्ड के अगेंस्ट में रसीट्स देगा और वो रसीट जहां पर जिस किसी के हाथ में होगी, वो जब इस के पास लाएगा, इस इदारे के पास लाएगा, ये इदारा उस बंदे को उस रसीट के एवज अपना गोल्ड दे देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से ये जो इदारा है इसके पास बहुत सारा गोल्ड आ गया और इसने लोगों को रसीट्स दे दी। अब लोग रसीट्स की बुनियादों पर खरीदो फरोख्त करते थे, बिकॉज दे वर नोइंग वेन एवर दे विश वो इन रसीट्स को लेकर इस इदारे के पास जाएंगे, अपना गोल्ड ले लेंगे। अब यहां से एक बहुत बड़ी बेईमानी शुरू होती है। वो बेईमानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एज आई सेड कि ये हमने एक इदारा बना दिया, इसके पास हमने गोल्ड रखा और इस इदारे ने वापस में उस गोल्ड के एवज रसीट्स दे दी
और हम समझ गए कि हम जब भी इस इदारे के पास जाएंगे ये हमें उन रसीट्स के मुकाबले में गोल्ड दे देगा। दैट इज वाई पैरेलली इस नोट पर इंस्टेड ऑफ आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 70 रुपीज, इसके मुकाबले में लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द वैल्यू ऑफ डैश डैश ग्राम्स ऑफ गोल्ड। यह लिखा होता था इस पर, यानी है कि भाई ये रसीट है आपके पास, लेकिन इस पर लिखा होता है कि भाई इसके एवज में आपको 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम वॉट एवर ऑफ गोल्ड दे दूंगा। दिस वॉज रिटन व्हेन, यहां से ये बंदा इनको रसीट्स दिया करता था। एक बात समझ लीजिए, दूसरी बेईमानी यहां से शुरू यह हो गई कि इस बैंक के पास जब गोल्ड रखे गए, इसने उस गोल्ड को यहां पर इन्वेस्ट किया। यहां तक तो मसला ठीक था, लेकिन इसने एक और बेईमानी की, इसने मोर रसीट्स छापी। अब हमने समझ लिया था ना कि भाई ये इदारा जो कोई रसीट देगा दैट इज वैलिड, बट इसको देने थे इक्विवेलेंट टू गोल्ड रसीट। जितना गोल्ड इसके पास डिपॉजिट किया जाता था उतनी ही रसीट इसको देनी थी, लेकिन इसने मोर देन द डिपोजिशन ऑफ गोल्ड रसीट्स इजरा की और लोगों को बताया कि भाई तुम लो मुझसे रसीट्स, इंटरेस्ट रेट पर करो अपना काम। इनको इंटरेस्ट नहीं दिया, इनसे इंटरेस्ट ले लिया। यहां से लोग इंटरेस्ट पर पैसा लेते गए, नतीजतन ये कभी उस इंटरेस्ट को रीपे नहीं कर पाए। ये इस सूदी निजाम में अपने आप को जकट गए और उसके बाद चनाचे फिर इस इदारे को जब पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया बाय वे ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स, तब तक इसने इतने पैसे छापे थे, मुल्कों को कर्जदार कर दिया था कि फिर वो उस कर्ज को चुका नहीं सके, बल्कि अपने आप को गुलाम बनाते चले गए इस इदारे की। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ये इदारा फर्स्ट ऑफ ऑल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ज्यूज ने इस्टेब्लिश किया था। दैट्स वाई इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ई बुनूक ई फिक्रे चालाकी यहूद। ये जो बैंक का काम है, ये जो बैंक का मॉडल है, ये जो मॉडल मैंने आपके समझाया, ये असल में यहूदियों ने बर्पा किया था। एक फैमिली है, उसका नाम है द रोथस्चाइल्ड फैमिली। 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में भी इसने बहुत सारी जंगें फाइनेंस की। कहा जाता है कि इनके पास $8 ट्रिलियन की वर्थ है, जबकि पूरी दुनिया की वर्थ 1 ही ट्रिलियन है। यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरी दुनिया की मईशतों को अपने पंजे में गाड़ दिया है, और लोग चाहते हुए भी इस वक्त इस जुल्म से, इस कर्ज से नहीं निकल पा रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इमेजिन करें इस वक्त दुनिया के अंदर लोगों के पास जितनी भी प्यारा नशा है, जितना कुछ सेव है, वो अगर बैंक के पास जाएंगे, बैंक को कहेंगे कि भाई हमें इसके मुकाबले में गोल्ड दे दो, क्या उनके पास गोल्ड होगा? नो। गोल्ड तो दूर की बात, उनके पास करेंसीज भी नहीं होगी। दैट इज वाई आप देखते हैं कि आपकी करेंसी विड्रॉवल पर रिस्ट्रिक्शंस आयद होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ 30,000 या 40,000 रुपया ही इन अ सिंगल डे विड्रॉ कर सकते हो बाय वे ऑफ कैश, बाय वे ऑफ करेंसीज। व्हाई? बिकॉज दिस सिस्टम नोज, अगर सब लोग आएंगे या मुश्त आएंगे, कहेंगे कि भाई हमें पैसा वापस दे दो, हमारे पास उतनी करेंसी नहीं होगी, गोल्ड की तो बात ही नहीं।
इमेजिन करें अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू होता इस वक्त। रसीट्स ठीक है, प्लीज कंटिन्यू विद द रसीट्स, वी आर नो प्रॉब्लम विद द रसीट्स, बट रसीट इज अगेंस्ट द गोल्ड, नॉट अगेंस्ट द करेंसीज। और उस रसीट को लेकर फिर आप अमेरिका जाते, फिर आप जापान जाते, फिर आप ब्राजील जाते, फिर आप सोमालिया जाते, फिर आप मलेशिया जाते, फिर आप इंडिया जाते, जहां भी आप जाते इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती। हम देखते हैं डॉलर की रेट बहुत बढ़ जाती है रुपया के अगेंस्ट में, वो डीम और सेल्व्स वेरी मच इन्फीरियर। फिर ये इन्फीरियरिटी, ये सुपीरियरिटी नहीं होती, और वर्थ भी मुल्कों की इसी बुनियाद पर रख दी जाती कि भाई कि इनके पास कितना डिपॉजिट है इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। इसकी जो वर्थ है ये ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। सो इस वक्त जो सवालात उभर रहे हैं कि भाई फिर करें क्या हम, व्हाट शुड वी डू राइट नाउ। बेटर इज, अगर आपने पैसा कहीं सेव रखा है, डोंट सेव इट, इसको वहां सेव मत रखो, प्लीज उसको बाहर निकालिए, इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस वक्त उसका बाजार बहुत अच्छा है। गोल्ड खरीद लीजिए या मार्केट में अपने पैसे को डाल दीजिए, इसको रिवालो कराइएगा। रिवालो कराना मईशत के लिए भी अच्छा है, और एक मुसलमान का भी यही सेवा है कि कनज मालस के युस तमस माल आए तम सुन माल गस गर्दिश करुन, अत गन हेकन ज्यादा खो ज्यादा लूक फायदे तुलित, यह गस अक्से जाए सुकड़ुन तो समेटुन कि अत पे गस मुसलमान बेजा तो बिला वजह इंटरेस्ट रेट खे। सो इस वक्त और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, प्लीज इन्वेस्ट कीजिए, उससे और ज्यादा पैसा आप कमाइए। अब देखिए हद कहां तक बढ़ गई है। आई जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द मैसेज जो आपको अपने मोबाइल फोन में रिसीव होता है, यू थिंक आपका पैसा वक्त गुजार हुआ है, या यू थिंक आपने किसी को पैसे दे दिए हैं। बिफोर दैट इट वॉज currency, and the currency is just an imaginary world, and before that it was the gold, and gold was the good standard of money. But thanks to these Jews, thanks to their इनकी जो शातिराना पॉलिसी है, इनको मलहूज़ खातिर रखते हुए ये आप कह सकते हैं व्हाट इज IMF, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। आप देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, बदहाल मईशत, अपने आप को उन लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक के गिरवी रखा हुआ है। Can't they produce more services, more goods? Can't they, वो अपनी जो सूरत हाल है उसको बेहतर नहीं कर सकते, या कोई भी मुल्क, any other nation, क्या वो इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है? बल्कि देखा जाए अमेरिका के अगेंस्ट में ऐसे कितने ममालिक हैं जिनके पास रिसोर्सेज की बहताब है। आपका इंडिया है, आप देख लीजिए कितने रिसोर्सेज हैं इसके पास। So why to give superiority to those people? It is just because they deem themselves superior and they have once upon a time इन्वॉल्व किया एक ऐसे निज़ाम के अंदर जहां से हम अभी निकल नहीं सकते हैं। So the banking system is very much fraud. It is based upon lies, and what can we do right now? इस पर मुझे धमाल मूवी है इंडियन बॉलीवुड की, उसमें विजय राज असरानी और आशीष चौधरी को जब वो प्लान में होते हैं, उनको कहता है कि फिलहाल आपका प्लान चल रहा है तो चल रहा है। वो एक ऐसे प्लान में चढ़े हुए होते हैं जिसका पायलट वहां पर मौजूद नहीं होता है, कॉकपिट में उसने शराब पी ली होती है और वो सोया हुआ है। अब असरानी और उसका बच्चा जहाज चलाता है और वो कंट्रोल रूम को फोन करते हैं। कंट्रोल रूम फोन करने के बाद वहां से इंस्ट्रक्शन सही तौर पर ना समझते हुए वो गलत बटन दबाते हैं अपने प्लान में। उसके बाद वो सवाल करते हैं कि अब क्या होगा, तो उसके बाद विजयराज एक फेमस डायलॉग उनको बोलता है कि आपका जहाज फिलहाल चल रहा है तो चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं। सेम इज द केस विद द बैंकिंग सिस्टम ऑफ टुडेज वर्ल्ड। इट इज एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लोकेट करता है,
and given to the cyber insecurities. There are many doubts जो आप रेज कर सकते हैं इस सिस्टम पर. फिलहाल के लिए अगर आपके पैसा है, डोंट कीप इट इन द बैंक, कीप इट इन द मार्केट. Invest it in the relevant businesses. That's all for today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.